नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। इनमें से 195 प्रत्याशियों के नाम हैं। इनमें से 28 महिलाएं, 47 युवा, 37 एससी, 18 एसटी और लगभग 55 ओबीसी प्रत्याशी हैं। पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एमपी में गुना से और शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15 और राजस्थान की 15, साथ ही साथ झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, केरल की 12, तेलंगाना की 9 और असम की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2। ये जो लिस्ट है ये जारी हो चुकी है और इस लिस्ट की वजह से अचानक से ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिस्ट आई। वैसे तो 2 दिन से ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज ही के दिन लिस्ट आएगी और अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय में थे और अचानक से ये लिस्ट सामने आई और हलचल मच गई। ये लिस्ट के ऊपर ही हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से। नितिन दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। जी, वेद प्रकाश शास्त्री जी, लिस्ट आ गई है भारतीय जनता पार्टी की और तमाम नाम जो हैं वो सामने दिखते नजर आ रहे हैं। कैसा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए स्नेहा जी, ये तो पहले से ही सुनिश्चित था कि हमारी लिस्ट आने वाली है जी। और 195 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं आज, जिसमें आपने अभी क्रम वाइज बताया भी, जिसमें 51 लोग उत्तर प्रदेश से हैं। और चूंकि विधानसभा वो लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है तो उस तैयारी के अनुपालन में ये पहली लिस्ट जारी की गई है। आगे जो अभी हमारे शेष उम्मीदवार बचे हैं उन पर मंथन चल रहा है, वो भी लिस्ट बहुत जल्द से जल्द जारी की जाएगी जी। और जो लोग अब आ गए हैं तो वो अपनी तैयारी करेंगे और अपने क्षेत्र में जाकर के अपना चुनाव प्रचार करेंगे। और जो माननीय मोदी जी और भारत सरकार की और वर्तमान जो प्रगति है उसको सब जन जन तक पहुंचाएंगे और हम जनादेश लेकर के और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके और पुनः जो निर्देश प्राप्त होगा उसके क्रम में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यही हम लोगों का कार्यक्रम है। चलिए ठीक है, नितिन दुबे जी से भी जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज लिस्ट आई है, लिस्ट जरूर देखी होगी नितिन दुबे जी ने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं नितिन दुबे जी आप? बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के सामने जो है उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट ये ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम है। अब इनका चुनावी एजेंडा तो पूरा सेट हो चुका है जी। इनको चुनाव लड़ना है राम के पर, इनको चुनाव लड़ना है हिंदू मुस्लिम पर, इनको चुनाव लड़ना है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर। तो इनका तो एजेंडा भी फिक्स है और कैंडिडेट भी फिक्स है। इसमें नया क्या है? अच्छा नितिन दुबे जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी कर दी। देखिए, राहुल जी यात्रा में व्यस्त हैं, ये सही है और पूरी कांग्रेस राहुल जी की यात्रा को लेकर उत्साहित है और आम जनता भी उत्साहित है। लेकिन राहुल जी को थोड़ी टिकट फाइनल करना है अकेले। उसके लिए संसदीय समिति है और पार्टी का जो है वो प्रकोष्ठ है जो ये दायित्व निभा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और भी तमाम नेता हैं जो इन लिस्टों को फाइनल करेंगे। मैं अब जो बात आपसे कहना चाह रहा था मैं उसी बात पे दोबारा आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फिक्स है कि उन्हें राम के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, उन्हें बेरोजगारी पर चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें महंगाई पर चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि जो भी लोकतंत्र के दायरे में आता है उस दायरे में भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ना चाहती।
जो लोकतंत्र के दायरे से बाहर है, धर्म, जाति, मजहब, कैसे किसको लड़ाकर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन फूट डाल के राज कैसे किया जाता है, ये नए जमाने के हाफ पैंट वाले अंग्रेज बता सकते हैं, और ये वही कर रहे हैं। देखिए, भारत जनता जो है मूर्ख नहीं है, लेकिन आप वक्त का इंतजार कीजिए, ये सारे मुगालते दूर हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश से बीजेपी लीडर हमारे साथ हैं, उनको ये पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेके भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज जमानत भी नहीं बचा पाए हैं। तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो तामसिक प्रवृत्ति का सूचक है। ठीक है। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे चलना चाहता है, वो भले ही चुनाव हारे या जीते, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता कांग्रेस कभी नहीं करेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। हमारे साथ निर्मल प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्मल जी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है, लिस्ट सामने आई है, उसमें कई नाम शामिल हैं और अलग अलग राज्य से अलग अलग नाम इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 34 केंद्रीय मंत्री, 28 महिलाएं, 47 युवा, साथ ही साथ 18 एसटी और लगभग 55 ओबीसी नाम सामने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी ब्लॉक्स, एक तरीके से कह सकते हैं सभी सेक्शंस को साधने की कोशिश की है। जी निर्मल जी, अगर आपकी ऑडियो जो है वो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिएगा फोन पे। या फिर अपना ईयरफोन वापस से कनेक्ट करिएगा, हो सकता है ईयरफोन्स के जरिए आवाज ना आ पा रही हो। जी निर्मल जी, अपने ईयरफोन्स आप निकाल के बात करिए। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था जी मुझे क्योंकि एक देश का नागरिक होने के नाते जो मैंने अब तक का स्थितियाँ देखी है देश के प्रति, क्योंकि मैं राष्ट्र की भावनाओं को ज्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि हर कंट्री में राष्ट्र की भावनाएं निहित होती हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्चस्व तय किया है, वो राष्ट्र हित के लिए किया है। अगर यही जो आज 10 साल में नरेंद्र जी मोदी जी ने जो राष्ट्र हित के लिए त्याग किए, जो काम किए, काश यही काम हमारे साथ हमारी कांग्रेस सरकार करती तो बहुत ही अच्छा होता। ऐसा नहीं है कि इंदिरा जी ने नहीं किया, लेकिन जो राष्ट्र के लिए आज मोदी जी ने पूरे विश्व में डंका बजाया है। अभी आप देखिए जीडीपी 8.50% आने वाली है, तो ये क्या सारे चाइना से इंडस्ट्री उत्तर यहाँ क्यों आ रही है, ये सब देखने के बिंदु हैं। अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो राष्ट्र हित के लिए कार्य किए, उन्होंने कोई जाति का नहीं ध्यान दिया, ना कोई विशेष एक वर्ग के लिए किया, उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए किया। पूरे राष्ट्र के हर, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे ईसाई समुदाय हो, उन्होंने राष्ट्र के नाते सभी नागरिक को साथ लेकर विकास के दृष्टिकोण से इस राष्ट्र को मजबूत किया है। इसलिए लोग उन्हें चाहते हैं, इसलिए वो 400 पार की बात जो करते हैं, इसके पीछे कारण है। हमें इस बात का अफसोस रहा है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था, इन तथ्यों में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कारण बंटवारे के बाद भी आज भी जिंदा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, ये सब सोचने के विषय है। हम किसकी अच्छाई करें, किसकी बुराई करें, लेकिन जो शीशे की तरह चमक रहा है उसको हम नहीं कहेंगे, दुनिया कह रही है, उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है। मेरा और जो टिकटों का बंटवारा किया है, मैं आज नरेंद्र भाई मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ कि महिलाओं को जो उन्होंने, मैंने अभी पूरी सूची को ध्यान से देखा है, 28 से 30 महिलाओं को 192 की लिस्ट में जो महत्व दिया है, युवाओं को जो महत्व दिया है, ये एक समरसता और सबको एक अवसर देने का, जो महिलाओं को आगे लाने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, वो वैसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। नितिन दुबे जी, देखिए
अभी निर्मल जी ने बताया कि मोदी जी राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं। मोदी जी की लिस्ट की उन्होंने अभी सराहना की कि महिलाओं को आगे बढ़ाया है, युवाओं को आगे बढ़ाया है। और अभी आप कह रहे थे कि राम पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। अब बताइए जनता क्या समझे? इनसे आप पूछिए कि कौन से युवा आगे बढ़े हैं। लाखों की तादाद में इस देश में युवा बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे युवा और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर। अगर आपको ये जानना है, खुद को आपको जानना है, तो हम अपने आजू बाजू, आस पड़ोस, मोहल्ले, शहर में ये जान सकते हैं कि बेरोजगारी के हालात क्या हैं। और दूसरी बात, इस देश में महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी हुई है। ये भी आप जानते हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होता। यहाँ मोदी जी और बीजेपी के लिए दलील लेने के लिए बैठना एक प्रोफेशनल वर्क है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या आप और हम महंगाई से दो चार नहीं कर रहे हैं? क्या आपको और हमें महंगाई की जानकारी या बेरोजगारी की जानकारी नहीं है? और जिन महिलाओं की ये बात करते हैं, उन महिलाओं पर अत्याचार की क्या स्थिति है, ये खुद आप जानते हैं। इसी मध्य प्रदेश से सरेआम लड़कियों को चौराहे से मोटरसाइकिल पे उठा लिया जाता है। ये गुनाह की घटना है, आपने भी खबर चलाई है। तो ये जो बात कर रहे हैं, इस बात में और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, इन्होंने एक काम किया है, बहुसंख्यक हिंदू को ध्यान में रखकर इन्होंने केवल एक ही नारा लगाया तोता की तरह, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये अच्छा और काम बाकी किया है या लोकतंत्र बुरा? के सारे, मैं कब कह रहा हूँ बुरा काम किया है? मैं कब कह रहा हूँ कि बुरा है ये? अरे बुरा नहीं, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल दायित्व है, जो हम करना चाहिए हमें इन पदों पर बैठ के जनता के लिए, वो हम कहाँ कर रहे हैं? जनता को भ्रमित करके केवल वोट लेना। अब आप भ्रमित कैसे भी कर सकते हैं, धर्म की दुहाई देकर। अरे भाई साहब, चुप तो रहिए आप श्रीमान जी। अरे ठीक है, आप बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, समाचार अगर आप बात विश्लेषक की करते बात हो कर रहे हैं तो आप। कांग्रेस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आप सुनिए, चलो एक आदमी की बात हो जाए, चलो पहले सुन लिया जाए। ठीक है, ये ठीक बात है। का फ्लो खराब करते हैं। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। बताइए। आपको मोदी जी, हाँ, आपको मंत्री नहीं बना देंगे या कमेटी में नहीं ले लेंगे, थोड़ी धैर्य रखिए आप। ठीक है, बोलिए नितिन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जमीनी हालात जो है वो बहुत खराब है। आप देखिए कि वर्ग विशेष और समुदाय विशेष में टकराव है। ये आप क्या समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंदिर बना, ये बहुत अच्छी बात है। ये भारत की मांग थी। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था। हिंदुओं ने भी पुष्प वर्षा की, मुसलमानों में ने भी पुष्प वर्षा की जी। और आप खुद देखते हैं कि मोदी जी जब वहां अयोध्या पहुंचे तो जिन मुस्लिम बंधुओं ने बाबरी मस्जिद के पक्ष में कोर्ट में खड़े हुए थे, वही पुष्प वर्षा कर रहे थे। तो ये देश जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है पूरे विश्व के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण करके, इस सौहार्द को खत्म करके इस देश में बंटवारे की स्थिति पैदा कर रही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें कह दिया आपने कि आतंकी संगठन है, बब्बर खालसा के लोग हैं। और जरा कोई बात हो जाती है, मोहल्ले में भी झगड़ा हो जाता है, तो आप उसे हिंदू मुसलमान बना देते हैं। बगैर नहाए धोए टीका लगाए दो गमछाधारी जो है थाने में भी खड़े हो जाते हैं और मोहल्ले में भी आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है। ये जो स्थिति है, ये लोकतंत्र के मूल्यों का पालन नहीं हो रहा है। मुझे राम मंदिर में कोई आपत्ति नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, बहुत अच्छी बात है। 500 साल की हमारी तपस्या पूर्ण हुई, इसमें कोई दुराभावना वाली बात नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंदिर का निर्माण हुआ। आदरणीय स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी के कार्यकाल में राम मंदिर के ताले खुले। तो शुरुआत तो कांग्रेस ने ही इस काम के लिए कर दी थी। कांग्रेस ने जब भी श्रेय नहीं लिया और आज भी कोई श्रेय नहीं लेना चाहती। अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को अपनी उपलब्धि मानती है तो बार बार आप राम मंदिर का जिक्र मत करिए, अपनी जुबान से रहने दीजिए। उनके वो बार बार कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, आप मत करिए। क्यों कर रहे हैं? उस बात को काटा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। जब बोलेंगे तो आप काटिएगा, जब वो बोलेंगे तो आप काटिएगा। बिल्कुल काटिए। आप तो राम विरोधी हैं, ये तो बिल्कुल सच है पहले से ही।
ठीक है, चलिए। बिल्कुल, सर्टिफिकेट लिख दीजिए साहब, सर्टिफिकेट लिख के दे दीजिए। वो तो जनता ने सर्टिफिकेट आपको दे रखा है कि आप राम विरोधी हैं। आपने कहा था कि राम काल्पनिक हैं। अरे आप लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जनता नहीं बांटती। नहीं, आपको टीका से दिक्कत है, आपको भगवा अंगोछा से दिक्कत है, और आपको ये भी पता है कि कांग्रेस की जो जमीनी हकीकत है, टीका और भगवा की आड़ में दुराचार करना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, ये गलत बात है। की भी आदत डालिए ना। नहीं, आप बेवजह अब आप सुनिए तो, आप जब बोले तो हम तो बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो आप हमारी बात पर जवाब दीजिएगा। लेकिन आप एक बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं है जी, बोलिए। ये सर्टिफिकेट आप कहते रहो राम विरोधी अगर आप ठीक न है, होते तो राम मंदिर का मैं जिक्र नहीं करना चाह रही हूँ। चर्चा तो अभी हो रही है चुनाव के ऊपर। ठीक है, तो आप पहले हमारी बात तो कहने दो, आप बात तो सुनो। आप तो समझते हैं, आप सुनने को तैयार। जो माहौल खराब कर रहे हैं, ठीक है। किसी हिंदू को, किसी ब्राह्मण को राम विरोधी कैसे कह सकते हैं? मेरी घोर आपत्ति है इस बात पे। कैसे कांग्रेस राम विरोधी अरे आप हैं। कांग्रेस आने वाले समय में राम विरोधी रहेगी। सनातन के विरोध में कांग्रेस भूमिका में है और कांग्रेस राम का नाम लेके। ठीक है, चलिए, राम मंदिर पर लड़ना ही नहीं है। लड़कियों को राम भगवान वहाँ बैठ चुके हैं बहुत अच्छे से। राम मंदिर पर लड़ने जैसा कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है। मैं यहाँ पर लिस्ट की बात कर रही हूँ, मैं लिस्ट की बात कर रही हूँ। भाई भगवान राम मेरे आराध्य हैं, इनके लिए काल्पनिक है। ठीक है वेद प्रकाश जी, चर्चा करूंगा। ठीक है, और इन्होंने ही शुरुआत की, हमारे मेरा तो उसमें कोई लेना। ठीक है वेद प्रकाश जी, के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, पूजन करते हैं। जो जैसा इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर ऐसा होगा। लेते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले उनको बंधन करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। आप उनका विरोध करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। नितिन दुबे जी, वेद प्रकाश जी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप लोग समझ जाइए अपना अपना। ठीक है, राम मंदिर पर मत लड़िए बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, मैं लिस्ट पे बात कर रही थी। वेद प्रकाश जी, यहाँ पर जिक्र ये हो रहा है कि लोकसभा की जो अभी लिस्ट जारी हुई है उसमें टिकट की बात करें तो 28 महिलाओं को टिकट मिला है और युवाओं को भी मौका दिया गया है। हम क्या मान के चल सकते हैं, क्योंकि अगर युवाओं को मौका दिया गया है और अगर यहाँ पर नौजवान सामने आ रहे हैं तो हो सकता है उनके सामने कुछ चैलेंज आ सके। देखिए स्नेहा जी, हमारे जब युवा चुन करके लोकसभा में आएंगे तो वो नई सोच और नए चिंतन के साथ आगे देश को बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी मात्र शक्ति रहेगी तो वो उसके बारे में उनका विचार आएगा, उनका मनन आएगा, उनका चिंतन आएगा। लिस्ट हमने जारी की है, अगली भी लिस्ट हमारी आने वाली है। जहां तक बात रही जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस के पास हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। ना तो ये कोई लिस्ट जारी करने वाले हैं। ये 19 जो इनको मिले हैं कैंडिडेट, वो 19 कैंडिडेट ही इनके पास नहीं है। हम तो 51 की लिस्ट उत्तर प्रदेश में जारी कर चुके हैं और पूरे देश में 195 उम्मीदवारों का नाम हमने घोषित कर दिया है। ठीक है। अब कांग्रेस की जो हकीकत यह है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, तो अब वो तरह तरह के बहाने, भाई जब महंगाई पे आपको बात करनी थी, आप विपक्ष हैं देश के, आपको चाहिए था कि आप लोकसभा में वो आंकड़े लेकर के आते, सरकार के सामने उन मुद्दों को रखते और उन पर बहस करते, देश की जनता आपको सुनती। तो उस समय तो आप आए नहीं, उस समय आपने अपनी बात रखी नहीं। अब आपके पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, देश का लगातार विकास हो रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, पूरे विश्व में भारत की यश कीर्ति बढ़ रही है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी प्रदेश इससे अछूता नहीं रहा है। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां भी भारत सरकार विकास का काम कर रही है। तो अब ये इतना परेशान है कि महंगाई को लेकर के अगर आपके पास कोई एजेंडा था, कोई आपके पास विजन है, तो आप उस समय लाते जिस समय लोकसभा में आपको बोलने का मौका मिला था, उस समय तो आप बोले नहीं। तो अब आप लोकसभा चुनाव आ गया है, अभी हकीकत सामने आ जाएगी जब 44 से आप 4 पे आ जाएंगे।
और आप लिस्ट घोषित नहीं कर पाएंगे, केवल आप इसका मंथन जो कर रहे हैं वही करेंगे। ये देश की विकास यात्रा नहीं है। आपको भी पता है ये कौन सी यात्रा है, केवल आप अपनी मर्यादा बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप लिस्ट घोषित करिए, प्रत्याशियों को सामने लाइए। अभी चुनाव आ गया है, हमारे आपके आमने सामने दो दो हाथ हो जाएंगे और जनता निर्णय कर देगी कि जनता देश की किसके साथ में है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने वाली है, ये हमको उम्मीद है। ठीक है, चलिए नितिन दुबे जी, आपसे मैं जवाब लूंगी। कई सवाल पूछे हैं वेद प्रकाश शास्त्री जी ने, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं निर्मल जी के पास जाऊंगी। निर्मल जी कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में, जी बताइए। कहना चाहूंगा, भारत देश में कितने प्रधानमंत्री बने, सब राष्ट्रवाद की बात सोचते हैं, राष्ट्र का विकास सोचते हैं, हमारे राष्ट्र की तरक्की हो, उन्नति हो। लेकिन अब इस सूची के तहत अगर अपन बात करते हैं, महिलाओं को क्यों लिया, युवाओं का क्या विकास किया। आप देखिए, मोदी जी ने जब भी फौज में भर्ती, तो युवा ही भर्ती किए जाते हैं, महिलाओं की बटालियन खड़ी कर दी, महिलाओं को आगे हर जगह लाया है। ये मोदी के लिए नहीं, मोदी के कार्यों की सराहना है। प्रधानमंत्री तो कई आए और कई गए और कई आएंगे और कई जाएंगे, किंतु मोदी जी के जो कार्य हैं, उन्होंने कोई भी योजनाएं लॉन्च की हैं, किसी जाति और विशेष के लिए नहीं की है, पूरे देश के नागरिकों के लिए। जो भी नागरिक किसी भी धर्म का हो, बल्कि कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, योजनाओं का लाभ तो सभी ले रहे हैं। मैं उनकी कार्य योजनाओं की तारीफ करता हूँ, मैं पक्षपात वाली बात नहीं करना चाहता। काश ये काम कांग्रेस सरकार करती तो ना तो रोज झड़ी की तरह जाके बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस वाले क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? आप बीजेपी को मत देखिए, मोदी जी को मत देखिए। मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है, जो एजेंडे हैं, भाई साहब दुबे जी, मैं उन चीजों को महत्व देता हूं जिससे राष्ट्र तरक्की कर रहा हो, राष्ट्र हित में। आज विदेश के, हमारे भारत देश के जो नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, उनकी भी विल पावर इतनी स्ट्रांग हुई है, वो अपने फॉरेन कंट्री में अपनी मजबूती के साथ सीना चौड़ा करके कहते हैं आई एम इंडियन। क्या है इसके पीछे? कौन है? दुबे जी, आप भी हमारे हो, हम भी आपके हैं। कांग्रेस कोई इंडिया से बाहर की कंपनी नहीं है, वो अगर पार्टी है तो इंडिया की है। मात्र अगर आवश्यकता है तो कार्यशैली को बदलने की है, वरना ये पत्ते की तरह झड़ने वाले कांग्रेस वालों को बीजेपी में जाना, ये मेरी समस्या कुछ बाहर है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है जी। नितिन दुबे जी बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय शास्त्री जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं कि नहीं। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में आपका भरोसा ही नहीं है। वैसे भी आप तिरंगे से चिढ़ते हैं, वैसे भी आप गांधी जी से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, नाथूराम गोडसे के उपासक हैं आप तो, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आदरणीय शास्त्री जी, आप ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी 4 सीटें नहीं, कितनी थी आपकी? पूरे देश में 2 सीटें थी। आप खेतों में सेव परमल खा के शाखाएं लगाते थे, आप वो दिन भूल गए। आज आप अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री भी अहंकार की भाषा बोलते हैं कि उन्हें जनता पे भरोसा ही नहीं है। वो कहते हैं सीधा 400 पार, सीधा 370। अरे भाई, थोड़ा धैर्य रखो। जनता के साथ वो जनता का विश्वास कहता है। सब आप बीच में मत बोलिए ना यार, क्या बात है? ठीक है, बात गलत बोलते हो तो मेरा ये मतलब है कहने का कि आप जब संसद में बोलते हैं कि हम तो इस बार 400 पार हो जाएंगे, तो फिर जनता कहाँ है 400 पार के बीच में? आपने जनता का नाम ही नहीं लिया है, कभी आपने जनता को ईश्वर तुल्य कहा ही नहीं है। जिस जनता के भरोसे, जिस जनता के मत पर आप प्रधानमंत्री पड़े, आप उसी के नहीं है, आपको खुद पे ज्यादा भरोसा है। चलिए ठीक है। और देखिए, ठीक है, उन्हें जीत जो हुई है और 10 साल का प्रधानमंत्री कार्यकाल मुबारक हो, और देश के प्रधानमंत्री को देश के हित में ही फैसला लेना चाहिए। लेकिन मुबारक ये किसको अब कह रहे हैं? अहंकार की भाषा, मुबारक किसको अभी से दे रहे हैं? मैं तो नहीं ना, मैं पिछले जो 10 साल से वो प्रधानमंत्री रहे, उसलिए उसकी विषय में बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है,
अब तो छोड़ दीजिए आप, अब तो समय दूसरा आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मेरा ये आना है भी कि चाहिए। भाजपा को सबका समय आता है ना, और बिल्कुल धर्म विरोधी नहीं होना चाहिए। इनके भी 2 सीटें थी लोकसभा में, और ये खेतों में शाखा लगाते थे, नमस्ते सदा सले मातृभूमि। बिल्कुल समय की सीमा है, मैं लोग नहीं मिलते थे उस शाखा के लिए, मैं आखिरी जवाब बैठने के लिए लोग नहीं मिलते थे। चलिए ठीक है, ठीक है, लेकिन आज इनका अहंकार देखिए आप। चलिए ठीक है, पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए वेद प्रकाश शास्त्री जी से मैं आखिरी जवाब चाहती हूँ, उसके बाद मैं चर्चा को विराम दूंगी। जी वेद प्रकाश शास्त्री जी। देखिए दुबे जी, शाखा तब भी लगती थी गांवों में, आज भी शाखा लग रही है। और राम से आपको एतराज है, ये विधिवत पूरा देश जानता है। और अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो आप सत्ता में रहे, आप राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करते तो शायद आज आपको इस दिन के लिए ये दुखड़ा रोना नहीं पड़ता। आने वाले समय में 2 मुद्दे और हैं। आप आदरणीय दुबे जी, अभी काशी और मथुरा ये 2 मामले अभी और हैं। इनको आप अभी से आप कह दो ना कि इनमें हम शामिल हैं और इन मुद्दों को हम खत्म करने वाले हैं, तो आप कहां तक इन मुद्दों के लिए भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव को लेकर के जितना कांग्रेस जल्दी से जवाब दीजिएगा। ठीक है वेद प्रकाश शास्त्री जी, ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे लिए वंदनीय है। हाँ। और उन्हीं के आशीर्वाद से हमको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल 2-3 सेकंड है, बस 400 के पार आंकड़ा आएगा, आप देखिएगा। नितिन दुबे जी जल्दी से जवाब। हिंदुओं का देश है, अगर हिंदू यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कौन सी जगह रहेंगे? चलिए ठीक है, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ समय मेरा समाप्त हो चुका है और मैं बिल्कुल भी चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की वो जारी हो चुकी है और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आएगी। इसको लेकर हलचल मची हुई है, तमाम नाम उसमें सामने आ चुके हैं और अब तैयारियां जोरों शोरों से चालू हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की। और अब ये देखना होगा कि आखिर कैसे तैयारियां होती हैं, कैसे तमाम पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को देखते हुए अपनी तैयारियां करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते ही देश न्यूज़। नमस्कार।